इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृभ्यः। सबसे पहले ऋषि परंपरा को नमस्कार है, जिसके कारण आज हम IKS को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छी भूमिका दी गई, तो माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी सज्जन एवं विद्वजन छात्र छात्राओं, मैं दो पार्ट में इसको रखना चाहता हूँ। एक तो भारत का ज्ञान क्या है, इसको जानना जरूरी है, और दूसरा उस ज्ञान का प्रयोग कैसे होता रहा है और उसके आधार पर हमें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि अभी आपने बात कही कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, यूनेस्को का हेरिटेज टेक्स्ट है, क्योंकि मानवीय सभ्यता का इससे पहला कोई वाक्य नहीं मिलता है। और इसका नाम वेद है, क्योंकि वेद का मतलब लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान। तो हमारे पूर्वजों ने जो सबसे पहला सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम ही ज्ञान से शुरू किया। तो भारत आरंभ से ही ज्ञान की परंपरा का एक संस्थापक देश है। ये पहली बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, भारत शब्द का अर्थ भी वही है। एक तो हम भरत के नाम पे बोलते हैं, दूसरा भारत शब्द का अर्थ भा का मतलब ही प्रकाश और ज्ञान होता है। प्रकाश और ज्ञान में रत रहने वाला समाज भारत। तो भारत आदिकाल से ही ज्ञान का देश है, ये स्थापित सत्य है। तीसरा जो बिंदु है वो है कि वेद यानी ज्ञान जो आया, उसको डेवलप करने वाले कौन है। तो भारत ही वो देश है जहां सबसे पहला और भारत का जो आधारभूत ग्रंथ है या ज्ञान है, उसको विकसित करने वाले ऋषि और ऋषिका दोनों हैं। दुनिया में आज भी कोई नहीं ऐसा सोच सकता कि बाइबल को कोई लेडी डेवलप करे, कुरान को कोई लेडी डेवलप करे। ना अल्लाह पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकते हैं, ना गॉड स्त्रीलिंग हो सकते हैं। ये भारत ही देश है जहां वेद में, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों का एक साथ ज्ञान में योगदान है। इसीलिए हम जब वशिष्ठ और विश्वामित्र को पढ़ाते हैं तो हम ऋषि का आम्रणी, घोषा, अपाला को भी पढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम आज फेमिनिज्म पे बात करते हैं, लेकिन हम वो लिटरेचर रिव्यू ही नहीं करते कि हमारी परंपरा क्या है। तो ये एक दूसरा विषय है, और यही दोनों का सम्मिलित ज्ञान है, सबऑर्डिनेट टू मैन, क्योंकि वो शी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन। तो वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई, जिसके कारण स्त्री को जड़ माना गया, और इसके कारण हजारों हजार साल से जो है वो यूरोप में स्त्री को उसी दर्जे से देखा गया। 18वीं शताब्दी तक तो फ्रांस में स्त्री को मारने के मैनुअल बने हुए थे, विच ट्रायल सब जानते हैं हम, ये सब होता था। तो हम इसको नहीं पढ़ते, और हम मनु के पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि द्विधा कृत्वात् मनोदेहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्याम स विराजम असृजत प्रभु। कि एक ही तत्व दो, ये पहले अध्याय का है, एक ही तत्व दो भागों में विभक्त हो गया। आधा भाग से स्त्री तत्व, आधा भाग से पुरुष तत्व, और संपूर्ण सृष्टि स्त्री तत्व में विराजम असृजत प्रभु। ये सब ध्यान देने की चीज है कि भारत में शक्ति की परंपरा है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं आदि शक्ति के रूप में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो छोटे छोटे बच्चे की तरह बैठे रहते हैं वहां, क्योंकि किसी के भी शरीर की रचना होगी तो शक्ति से होगी। ये भारत का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि ये फेमिनिज्म क्या है और वेद का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात कि नेशन और राष्ट्र का जो पूरा थियरी है, नेशन थियरी जो 1786 ईस्वी में लगभग यूरोप में आया है, बहुत ब्लड सेड के बाद। उसके पीछे का जो 3-4 पॉइंट है, उसमें एक है कि देयर शुड बी वन लैंग्वेज। हर एक यूरोपियन कंट्री का की एक भाषा होती है, वो दूसरी भाषा को हेट करते हैं।
और हम सुपीरियर हैं, एक रिलीजन होगा, एक सब कुछ होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत का राष्ट्र जो शब्द है उसका क्या मूल में अर्थ है? अभी मेजर जनरल साहब ने कहा कि धन होना चाहिए तो सत्पात्रों के पास होना चाहिए, उसका सदुपयोग करें। भारत का शुरू से है कि ज्ञान भी हो तो वो सद व्यक्ति के पास हो, सद व्यक्ति के पास हो, क्योंकि ज्ञान का दो प्रयोजन है। एक ज्ञान का प्रयोजन है यूरोपियन जो अंडरस्टैंडिंग है कि नॉलेज, पावर, डोमिनेशन और जो कंजम्पशन, मैक्सिमम ऑफ जो नेचुरल थिंग्स, पूरा का पूरा इक्वेशन इस पे चलता है। लेकिन भारत का ज्ञान ऋषियों ने कैसे तय किया? भद्र मिच्छन्त ऋषियः स्वर्विद, ये अथर्ववेद का मंत्र है। भद्र मिच्छन्त ऋषियः स्वर्विद तपो दीक्षा उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्र बल मोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नवन्तु। पूरे ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा में है कि हम ज्ञान केवल लोक कल्याण के लिए अर्जित करें। जो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये वेद का पोजीशन है कि ज्ञान का मतलब लोक कल्याण। इसीलिए भारत में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे लोक कल्याण की भावना बढ़ती है। यूरोप में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है दूसरे को कब्जा कैसे करें ये बढ़ता है। ये दोनों का भेद हमें समझना चाहिए। वेद ने ये डिक्लेयर किया कि एक से ही अनेक की अभिव्यक्ति हुई है, वन बिकम्स मेनी। और जब एक से अनेक हुआ है तो हर एक चीज में वही एक विद्यमान है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, ये भारत का पोजीशन नहीं है। वन बिकम्स मेनी, एक अनेक रूपों में प्रकट होता है। इसीलिए प्रकृति की हर एक चीज में हम डिविनिटी देखते हैं। आज पर्यावरण का भूचाल मचा हुआ है। भारत में पहले दिन से है कि प्रकृति की एक एक चीज में देव भाव है। इसीलिए हमें जितना आवश्यक है उतना प्रकृति से लें और उसके अतिरिक्त प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के संरक्षण में अपना जीवन बिताएं। यही जो है देव पूजा। देव पूजा का मतलब प्रकृति का वो सारा तत्व जो हमारे लिए सब कुछ सुबह से रात तक करता है। हम क्या किए, अपनी शब्दावली को छोड़ दिए, अपने ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिए। और मैं 2 मिनट में बताऊंगा बाद में इसका जो षड्यंत्र कहाँ है। तो एक से अनेक में डिविनिटी प्रकृति में देखना। हम नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, सबकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसी एक तत्व को सब में देखते हैं। ऋषियों ने बड़े अच्छे ढंग से कि जैसे एक गोल्ड जो है वो 10 आभूषणों में परिवर्तित हो जाता है, तो 10 आभूषणों में 10 नाम हो जाते हैं, 10 आकार हो जाते हैं, लेकिन सब में गोल्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये हमारा पोजीशन है। बहुश्याम प्रजाएं, ये वेद के वाक्य हैं कि सब में वही एक तत्व विद्यमान है। इसीलिए जो कुछ भी है उसमें वो डिविनिटी है, जो एक तत्व है। ये जब दृष्टि हमारी होती है उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसको नॉलेज कहते हैं। जो सोचता है उसके अतिरिक्त कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता तो पुरुष का ये अधिकार है कि सब पे डोमिनेट करे, सबको अपने वश में रखे। इसीलिए आप फ्रांसिस बैकन का पढ़ने हो तो अटॉर्नी जनरल थे ब्रिटिश किंग के। वो कहते हैं कि स्त्री और प्रकृति जो है उसको हम गुलाम बना के छोड़ेंगे, हम उसके सीक्रेसी को भंग करेंगे, हम उसको तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक हमारे कंट्रोल में न आ जाए। ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है ब्रिटिश किंग का। तो ये दृष्टि आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ भारत में एक एक चीज में डिविनिटी देखते हैं, कहाँ वो पुरुष को छोड़ के बाकी सबको जड़ और भोग का विषय मानते हैं। ये वेद के ऋषि और ऋषिका है जहां कहते हैं एकम सद विप्रा बुधा वदंती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यह एक वाक्य वेद के ऋषि कब जन्म लिए, कब लिखे, लेकिन एक वाक्य भारत के भारतीयों के रक्त में बसा हुआ है। और वो क्या है कि एक वाक्य ये बता दिया कि आप हर एक चीज की व्याख्या अपने ढंग से कर सकते हैं, हर एक चीज को अपने ढंग से समझ सकते हैं, संवाद के द्वारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यही आधार है कि भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा है, संवाद की परंपरा है। और लेटेस्ट में देखें कि चाइना के साथ जो भी हुआ, लेकिन हम डायलॉग कर करके शांत तो कर ही दिए। ये डायलॉग करके कैसे चीज को ठीक की जाती है, ये वेद के ऋषि ऋषिकाओं का
योगदान है। ये वेद के ऋषि ऋषिकाएं कह रहे हैं कि भारत धर्म केंद्रित देश है। अभी हम बार बार अभी भी हम कई लोग बोल देते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन। नो नो नो, धर्म इज नॉट रिलीजन एट ऑल। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, मजहब अलग है। धर्म कहते हैं प्रकृति के ब्रह्मांड के नियम को, ब्रह्मांड के अनुरूप प्रकृति के नियम को, प्रकृति के अनुरूप हमारे शरीर के नियम को, समाज के नियम को, राष्ट्र के नियम को धर्म कहते हैं। और उस नियम पर आधारित जो कर्तव्य है उसको भी हम धर्म कहते हैं। तो जो शास्त्र का पोजीशन वो है धर्माय नियम इति धर्म नियम, धर्म एव नियम इति धर्म नियम। तो धर्म का मतलब ही होता है कि पहले ऋत शब्द का प्रयोग किया ऋग्वेद में कि ऋतं च सत्यं च विद्धा तपसो जजायत, कि सबसे पहले कॉस्मिक लॉ है। आप बृहदारण्यक उपनिषद का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो दिया कि जब ये कॉस्मोस की रचना हो रही थी तो देखा कि ये स्कैटर्ड हो रहा था। तो ऋषि कहते हैं कि फिर नियम की आवश्यकता हुई। तो नियम जो है, जिस नियम के कारण ब्रह्मांड इंटैक्ट है, जिस नियम के कारण गैलेक्सी घूम रहा है, जिस नियम के कारण सोलर सिस्टम घूम रहा है, जिस नियम के कारण पृथ्वी निश्चित गति से घूम रही है, प्रकृति की ऋतुएं बन रही है, हमारा शरीर जिस नियम से चल रहा है, इसी ऋत का दूसरा नाम धर्म है। इसीलिए महाभारत में व्यास जी ने इसको डिफाइन किया, धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यस्याधारण संयुक्त स धर्म इति निश्चयः। जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं, और जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। इसीलिए नियम के आधार पर जो आपकी ड्यूटी है उसको भी धर्म कहते हैं। ये धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन कमांडमेंट पे बेस्ड होता है। 10 कमांडमेंट्स है, आप उसको फॉलो करें तो आप क्रिश्चियन रहेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही मजहब कमांडमेंट पे चलता है। धर्म के मूल में कर्म है, धर्म के मूल में फ्री विल है। जब हम नियम पूर्वक काम करते हैं तो हम कर्म के जिम्मेदार खुद होते हैं। ये भारत ही है जो कर्म सिद्धांत मानता है। कर्म का मतलब कि आप अपने जीवन का निर्माण कर्म के आधार पर कर सकते हैं और आप इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। आप अपना उद्धार खुद ही कर सकते हैं और अपने को शोक में भी ले जा सकते हैं। अपना आप स्वयं ही शत्रु हैं, अपना आप स्वयं ही मित्र हैं। केवल भारत का वैदिक चिंतन है जो आपको कर्म सिद्धांत देता है। आप अपने हिसाब से बिल्डअप करें और रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं। तो जो नियम के अनुसार कर्म होता है उसी को धर्म कहते हैं। शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो नियम के अनुसार होने वाला कर्म धर्म कहलाता है। इसीलिए धर्म का अपना धर्मशास्त्र को जानना जरूरी है कि भारत में हजारों साल से धर्मशास्त्र की पढ़ाई होती है। तो क्या क्या पढ़ाई होती है? पहला है आचाराध्याय। आचाराध्याय का मतलब हेड ऑफ द स्टेट से लेके इंडिविजुअल तक की ड्यूटी क्या है, ये पहला पार्ट है उसका। दूसरा पार्ट है व्यवहाराध्याय। व्यवहाराध्याय का ही दूसरा नाम है जूरिस्प्रूडेंस, जो न्यायिक व्यवस्था, न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसे चलती है, तो पूरा का पूरा जो लॉ आप अभी पढ़ रहे हैं, तो भारत का लॉ हजारों साल से है। वो लॉ की जहां पढ़ाई होती है उसको व्यवहार शास्त्र कहते हैं। और वो धर्म का मतलब क्या हुआ, नियम कानून, ये धर्म है। और तीसरा है प्रायश्चित्ताध्याय, जो लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लोकल लेवल पे ही कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित्ताध्याय, ये जो है इसको धर्म कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो लॉ का सिस्टम है वो उसको व्यवहार शास्त्र कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि भारत की क्या जरूरत है। भारत में जो वेद के जो बिंदु आपको मैं बता रहा हूं कि स्त्री पुरुष का क्या स्वरूप है, प्रकृति की क्या दृष्टि है, हम संवाद परंपरा में कैसे विश्वास करते हैं, हम नियम कानून के आधार पे कैसे चलते हैं, और मैं 2-3 बिंदु और बताऊंगा। ये सब जो विषय है इसको लोगों ने ज्ञान कहा है। ज्ञान का मतलब बम बना लेना केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जीवन को समझें कि जीवन क्या चीज है और उसको कैसे फिर जीना है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो एक जो विषय है कि धर्म रिलीजन नहीं है,
तो अभी हमारे देश में चल रहा है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। हमने कभी सोचा है कि ह्यूमन राइट्स के केंद्र में क्या चीज है? ह्यूमन राइट्स के केंद्र में है ह्यूमन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ये यूरोप का पोजीशन है पूरा, जो एंथ्रोपोसेंट्रिक या ह्यूमन सेंट्रिक या दूसरे शब्दों में कहें मैन सेंट्रिक। मैन सेंट्रिक यूनिवर्स को जो मानता है सेमेटिक रिलीजन, इसीलिए अधिकार केवल मानव का होता है, मानवाधिकार है, मानव को छोड़ के दूसरे का अधिकार नहीं होता। लेकिन हम उसी में राग में अलाप रहे हैं, हमें चिंतन ही खत्म हो गया हमारा क्या वैदिक पोजीशन है? हमारा है प्रजा का अधिकार। प्रजा का अधिकार से प्रजा का क्या मतलब होता है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी विषय है उस विषय की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए जो भी स्टेट का हेड हो उसकी ड्यूटी है कि प्रकृति प्रदत्त जो कुछ भी है उसको प्रोटेक्ट करे, हरेक का अधिकार है अपना। इसीलिए जब हमारा जो धर्मशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात लाना चाहता था कि जब अब मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति पर हैं, तो उसमें जो दंड पारुष्य है कि किसी का अंग भंग कर दें तो उस पर क्रिमिनल केस फाइल होगा। 4 प्रकार के क्रिमिनल केस है वहां। तो पहला तो वाक पारुष्य की डिफेमेशन केस जिसको आप कहते हैं। दंड पारुष्य का मतलब किसी को अटैक कर दें। आपको पता है कि मनुष्य के अंग भंग करने में तो क्रिमिनल केस फाइल होता ही है। आपने यदि किसी बिना प्रयोजन के पेड़ की शाखा काट दी तो भी क्रिमिनल केस फाइल होगा। आपने किसी पशु को बिना प्रयोजन के मारा है उसमें भी क्रिमिनल केस फाइल होगा। इसको कहते हैं प्रजा का अधिकार। वाल्मीकि रामायण में कहानी आती है कि कुत्ते को एक व्यक्ति ने 2 डंडे मार दिया तो वो राम के पास आ गए। तो राम ने पूछा क्या हुआ? तो बोले बिना प्रयोजन के मारा है। तो बोले बुलाओ सबको, सभासदों को बुलाया गया। तो सभासद ने अंत में निर्णय करके कहा कि कुत्ता जो भी निर्णय लेगा यही हम करेंगे। और वो व्यक्ति भी स्वीकार कर लिया, कहा गलती तो हुई मुझसे, मेरा भी मन ठीक नहीं था, आगे चल रहा था तो मैंने 2 डंडे मार दिया इसको। तो कुत्ता को बोला कि जो दंड दोगे वही इनको दिया जाएगा। तो कुत्ता बोला इनको महंत बना दो। तो उनको बोला महंत बना रहे हो तो पुरस्कार दे रहे हो कि दंड दे रहे हो? तो बोले पिछले जन्म में मैं भी महंत बात उसकी नहीं है, बात है कि कुत्ता भी एक अपना लेके फरियाद जा सकता है राम के पास। ये वाल्मीकि जी ने इसको प्रस्तुत किया। तो हम मानवाधिकार पे चल रहे हैं या प्रजा के अधिकार पे चल रहे हैं? अभी मॉडर्न साइंस में जब सारा डेवलपमेंट हो गया, सब ये जो एक्सपेरिमेंटेड हो गया कि सब सबसे कनेक्टेड है, सब पे डिपेंडेंट है, तब यूएनओ में लॉ आया, देश में आ गया कि अब आप पशु की हत्या नहीं कर सकते, अब आप पेड़ की हत्या नहीं कर सकते। ये लेकिन ये चिंतन किसका है? सेमेटिक का चिंतन है क्या? कभी नहीं। जो मेन सेंट्रिक यूनिवर्स है आज तक एक कदम आगे नहीं चल रहा। जो देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप सबका कार्यकाल आप देख रहे हैं, दिस इज मेन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए पर्यावरण के किसी भी विषय पे, वो पेरिस का कॉन्फ्रेंस हो, बाकू का कॉन्फ्रेंस हो या ब्राजील का कॉन्फ्रेंस हो, अमेरिका ने तो इस बार डेलीगेट भी नहीं भेजा। बोला हम नहीं मानते इस पर्यावरण को क्योंकि हम वी वांट टू डोमिनेट नेचर। ये भारत की दृष्टि है। तो धर्म को इस दृष्टि से देखिए। इसीलिए पहले वही जज बन सकता था जिसको वेद का ज्ञान हो, क्योंकि जिसको वेद का ज्ञान नहीं हो उसको समग्रता का ज्ञान नहीं होता। समग्रता का ज्ञान नहीं होता, प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, संबंध संवाद का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वो निर्णय क्या देगा? ह्यूमन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग पे निर्णय होता है क्या? फिर तो एकांगिक निर्णय होगा। आप देखेंगे आपके लॉ बुक में जज ने यदि कोई गलत निर्णय दिया तो उस पर भी आपराधिक मुकदमा हो, ये विधान है, आज नहीं है। आपके धर्मशास्त्र में जो लॉयर है उसकी फीस निश्चित है, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता। आज मनमाना फीस है। अभी भी इसकी जरूरत है, अभी भी इसकी जरूरत है। तो मैं कह रहा हूं हमारे ऋषिकाओं ने सिखाया धर्म केंद्रित जीवन हो। आदि शंकराचार्य ने लक्षण दे दिया कि जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम च साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु स्वधर्म, जिसके कारण जगत टिका हुआ है और जो लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस को आगे बढ़ाए उसको धर्म कहते हैं। वेद के ऋषि ने सिखाया संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम। हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ बात करें, हम एक दूसरे के मन को समझें
और कैसे समझे, संजानाना उपासते, हमारे पूर्वज हमें ये सिखाए, हमारे पूर्वज हमें इस तरह चलने के लिए बाध्य किए, मतलब रास्ता दिखाया। और वेद के ऋषियों ने सिखाया कि भारत में केवल केवल ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान में भी यथार्थ ज्ञान, यानी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, लेकिन नॉलेज कैसा होना चाहिए, वैलिड नॉलेज होना चाहिए। वैलिड नॉलेज, जब तक एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक हम किसी ज्ञान को नहीं मानते। हम नहीं मानते कि 6000 वर्ष पहले 6 दिन में गॉड ने सृष्टि बना दी और 7वें दिन थक गए तो रेस्ट डे जो होता है वो संडे को भारत में छुट्टी होती है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन छुट्टी होती है क्रिश्चियन के गॉड के रेस्ट डे के कारण। ये सब भी हमें थोड़ा सा इस पे विवेचन करना चाहिए। भारत का जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को लेके हजारों हजार साल, ये भारत की ताकत है। ये भारत की ताकत है कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि जब सब एक ही अभिव्यक्ति है और सब परिवार जैसा है तो सभी सुखी हों। हम ये कोरोना में कम आर्थिक स्थिति रहते हुए भी 100 से अधिक को वैक्सीन दिया। यूरोप अमेरिका तो अलग ही गेम खेल रहे थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि एक पृथ्वी है, एक परिवार है, एक फ्यूचर है, तो फिर एक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय में जो गरीब देश जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो उसके लिए भी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ये जो दृष्टि है भारत की, इसको हम ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को हमारे ज्ञानियों ने सुदूर साउथ ईस्ट एशिया, या जो आप अफगानिस्तान का तो भारत का ही था, वो तो छांदोग्य पढ़ेंगे तो ऋषि कहते पंडितों मेधावी गांधारान एवं संपद्येत एवं आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी गांधार वैसे ही था जैसे दिल्ली पटना अभी भारत का है, वैसे गांधार था। तो ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमारे लोगों ने पूरा मेथड डेवलप किया और मेथड के थ्रू नॉलेज को प्रोटेक्ट किया है आज तक। और आप देखेंगे कि जब गोरी के बाद से आना शुरू हुआ है, उसके बाद तो विध्वंस किया, जो आप बख्तियार खिलजी की बात कर रहे थे। अभी हम तिब्बतन इंस्टीट्यूट में थे, 90 लाख बुक और मैन्युस्क्रिप्ट जला था उस समय, 90 लाख उनके रिकॉर्ड के अनुसार, तभी वो महीनों तक जलता रहा। ऐसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया। और आप जब पढ़ेंगे उनके दस्तावेज, उनका एक ही दृष्टिकोण था कि भारत के ज्ञान को खत्म कर देना और भारत में इस्लामिक स्टेट को ला देना, इस्लामिक स्टेट को ला देना और रिजिडिटी के साथ लाना। एक एक जगह पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ, इसीलिए सब पर्शियन पढ़िए। जब पर्शियन में आप दस्तावेज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इनकी दृष्टि क्या है। देखिए, हम दारा शिकोह को आदर करते हैं। ये दारा शिकोह थे कि उपनिषद का ज्ञान यूरोप में गया और आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस ज्ञान को लिया। दारा शिकोह की हत्या का एक कारण ये भी था कि 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवा दिया। समुद्र संगम, वो संस्कृत के विद्वान थे, समुद्र संगम तो संस्कृत में रचना है आज भी, लेकिन इसके कारण उनको जान गंवानी पड़ी। और हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं, ये तो भारत के लिए प्रणम्य है। लेकिन दूसरा पक्ष को भी ध्यान में रखना है कि कितनी रिजिडिटी है, वो कैसे चाहते हैं कि इस जो ज्ञान है इसको खत्म कर दें और अपने ज्ञान को थोपें। एक दृष्टि तो ये है, और दूसरी दृष्टि जिस यूनिवर्सिटी में आज हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये 1815 से शुरू होता है और बोर्डन से 2-3 मिनट लेके मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ये बताना जरूरी है हमारे शिक्षकों को भी और छात्रों को भी। 1814 में बोर्डन चेयर स्टैब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और कर्नल बोर्डन जो थे वो भारत में थे अंग्रेज की सेना में। वहां जाके उन्होंने कहा है कि मिलिट्रीली भारत का को कंट्रोल हमने कर लिया है, अब इंटेलेक्चुअली भारत को पे कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हमें अब भारत की ज्ञान व्यवस्था बदलनी है। $25,000 उस समय उन्होंने दिया था बोर्डन चेयर स्टैब्लिश करने के लिए ऑक्सफोर्ड में। उनका विल अवेलेबल है, आप पढ़ें कि वो क्या इसका दृष्टिकोण था। आज भी वो बोर्डन चेयर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसी बोर्डन चेयर पे H.H. विल्सन बैठे, उसी बोर्डन चेयर पे मोनियर विलियम बैठे, और इसी के बेस पर मैकॉले का सारा सिस्टम खड़ा हुआ है।
और इसी के साजिश में मैक्स मूलर जुड़े हुए थे। मैक्स मूलर ने सब डॉक्यूमेंट में लिखा है कि नाउ इट इज राइट टाइम टू कन्वर्ट इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी। इसी के लिए अलेक्जेंडर डफ को नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर डफ वो व्यक्ति थे जो विश्वविद्यालय की संरचना कैसी हो, क्या क्या विषय पढ़ाया जाए और किन विषयों के आधार पर भारत को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। आप सब पढ़ें इंडिया एंड इंडिया मिशन, ये बुक है वेबसाइट पे 732 पेज की बुक है। उसमें यूनिवर्सिटी बनाने की पूरी प्लानिंग है और इसी क्रम में जो 7-8 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं में बिंदु है कि आर्य अलग थे, द्रविड़ अलग थे। उस बिंदु में है कि जाति वर्ण को कास्ट में लाना है। उसी बिंदु में लिखा है कि वनवासी अलग है और सामान्य लोग अलग हैं। इसी बिंदु में है कि भाषा के आधार पर विवाद किया जाए। इसी बिंदु में है कि स्त्री पुरुष में भेद स्थापित किया जाए। ऐसे 7-8 बिंदु ने पूरा प्लान करके ये इसको आगे बढ़ाया गया और यूनिवर्सिटी सिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें इन विषयों को केंद्र में रखा गया। सारे कैरिकुलम इस पे सेट किए गए और यह भी तय कर दिया गया कि यूरोप और यूरोप के द्वारा पढ़ाए हुए व्यक्ति को ही प्रामाणिक विद्वान माना जाएगा। भारतीय ज्ञान के कितने भी बड़े विद्वान हो उनको इनवैलिड माना जाएगा। और ये पूरा प्लान है और इसीलिए हर्बर्ट रिस्ले को फिर नियुक्त किया गया, जो पुर्तगाल का जो एक 16 रेशियल सिस्टम है। आप देखेंगे कि रेशियल सिस्टम है कि जैसे पुर्तगाल का कोई पुरुष है, मैक्सिकन लेडी है, तो दोनों में संबंध होगा तो बच्चा जो होगा वो किस ग्रेड में होगा, कहाँ का पुरुष कहाँ की स्त्री, और इसके आधार पे 16 रेशियल स्ट्रक्चर है उसका, जिसका नाम है कास्टा। और उस रेशियल स्ट्रक्चर को हर्बर्ट रिस्ले के थ्रू भारत के जाति और वर्ण पे ठोक दिया गया। न जाति का स्टडी होना है न वर्ण का स्टडी होना है, स्टडी अब किस पे होना है, कास्ट पे होना है। और 1901 का जो सेंसस है उसके आधार पर आज तक भारत कास्ट पे चल रहा है। मैंने पूरी पीएचडी इस पे कराई कि 12वीं शताब्दी तक भारत में जो जाति है वो से केवल 35 से 70 है। मूल जाति, जिस जाति को आप जैसे कुंभकार है, चर्मकार है, लौहकार है, स्वर्णकार है, सबके स्किल के नाम पे उसकी जाति है। सेल्फ इवोल्यूशन है वो, किसी ने नहीं बनाया किसी जाति को, क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ मामला, प्रतिदिन अर्थ की आमदनी है, उपार्जन है। इसीलिए ये 35 से 70 जाति आपको 12वीं शताब्दी तक मिलेगी। गोरी के बाद आज जाति कितनी है, 6743। ये गोरी से लेके अभी तक 6743 जाति बना कैसे, ये स्टडी का विषय के.एस. लाल की बुक है, एक सब पढ़े आप लोग, यंग बच्चों को पढ़ना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट इन मिडिएवल इंडिया, के.एस. लाल की एकदम प्रामाणिक बुक है। और पर्शियन के एक्सपर्ट थे, इसलिए उस दस्तावेज के आधार पर सारे डेटा दिए हुए हैं। ये जानना जरूरी है। तो इन षड्यंत्रों के कारण, इससे पहले एक और नाम है अलेक्जेंडर डॉ, सबसे पहली बुक लिखी उन्होंने, पूरा भारत का सर्वे किया और सर्वे करके धीरे धीरे सारा यूनिवर्सिटी सिस्टम खड़ा कर दिया। आज हम उसके ट्रैप में फंसे हुए हैं और सबसे बड़ा टारगेट था संस्कृत, क्योंकि नालंदा की भाषा संस्कृत थी, तक्षशिला की भाषा संस्कृत थी। मूलतः भारत में यूनिवर्सिटी सिस्टम और उसके आधार पर बनाए गए सारे टेक्स्ट बुक वो संस्कृत भाषा में निबद्ध है। जैसे अभी आपने आर्यभट्टियम की चर्चा की, तो किस भाषा में, संस्कृत में है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता किस भाषा में है, संस्कृत में है। पूरा शुल्ब सूत्र से लेकर पूरा मैथमेटिक्स का जो टेक्स्ट है सब संस्कृत में है। इसी ब्राह्म स्फुट सिद्धांत को लेकर मंजुल भार्गव ने पीएचडी की कि नंबर सिस्टम का क्या रोल है मैथमेटिक्स में। ये ब्राह्म स्फुट सिद्धांत है जिसपे मंजुल भार्गव ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की, तो वहीं पे उनको नियुक्त कर लिया और इतना बड़ा काम कर दिया मैथमेटिक्स के फील्ड में कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी उनको 29 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर के लिए ऑफर किया। आज वो जीनियस माने जाते हैं, 10 गणितज्ञों में उनकी गिनती होती है, फील्ड मेडल मिला हुआ है। कहां से सारा ढूंढ के निकाला, संस्कृत में। इसीलिए संस्कृत भाषा को अलग किया जाए। आज संस्कृत भाषा कॉर्नर में है तो भारत का ज्ञान कॉर्नर में है, और बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो 150 साल के
उन षड्यंत्र के आधार पे बनाए गए लिटरेचर को बेस बना के हम सारा रिसर्च कर रहे हैं। हम रिव्यू तक नहीं कर रहे हैं वेद से लेकर किसी वस्तु को लेकर। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम भारत के इस मौलिक चिंतन को नहीं समझते, जब तक उसके आधार पे अष्टादश विद्या है, 9 दर्शन है। अष्टादश विद्या में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसमें नॉलेज क्या है एक पार्ट है, नॉलेज को एक्वायर करने की मेथोडोलॉजी क्या है एक पार्ट है, नॉलेज को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए वो एक पार्ट है, और सीरियस नॉलेज को गांवों तक कैसे पॉपुलर वे में ले जाना है वो एक पार्ट है। इन सारे विषय को लेकर के जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में ये भी बोले थे कि यहाँ का जो बड़ा बड़ा स्कॉलर है ना, वो जीवन के विषय में जितना जानता है उससे ज्यादा हमारे यहाँ हल चलाने वाले लोग जानते हैं कि जीवन किसको कहते हैं। इसलिए हम क्यों ऐसा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि हमारे लोगों ने यह भी मेथड डेवलप किया। उनको पता था कि कभी भी भारत की पूरी जनता क्लासरूम में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो भी उनकी अभिरुचि नहीं होती। किसी की अभिरुचि स्किल्ड वर्क में लगे हैं, किसी की अभिरुचि रहती है बिजनेस में लगे हैं। उन तक कैसे जीवन के सारे विषय को पहुंचाया जाए, इसीलिए पुराण शैली अपनाई गई, कथा परंपरा अपनाई गई। और आज भी हमारे पूरे देश में कोई पंजाबी में बोले, कोई कन्नड़ में बोले, कोई तेलुगु में बोले, मलयालम में बोले, अवधी में बोले, सब रात दिन चल रहा है। इसके कारण गांव के एक एक व्यक्ति सुशिक्षित हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि इलिटरेट है। हमारे घर में जो स्त्री 50 लोगों को कंट्रोल करती है वो इलिटरेट है, और जो 5वीं पास कर लिया सिग्नेचर करने लगा वो लिटरेट हो गया। और इस आधार पे अभी हम लिटरेसी रेट फिक्स करते हैं। इन सारी चीजों को हम जब तक नहीं समझेंगे, अभी जो सबसे बड़ा साहसिक कदम है वो है एनईपी में कि भारतीय ज्ञान या ज्ञान को अपनी मातृभाषाओं में लाएं। क्यों लाएं? क्योंकि भाषा भारत की जितनी हो, एक ही तरह की शब्दावली है, एक ही तरह का विचार है। और जो मैं नेशन और राष्ट्र की बात कर रहा था उसमें एक विषय को वो भी बता देना जरूरी है, उसके बाद में समाप्त कर रहा हूं कि 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन डोमिनेशन सुपीरियोरिटी, दिस इज द बेस ऑफ नेशन थियरी। लेकिन राष्ट्र का जो लोक कल्याण है उसका एक ये भी दृष्टि है, जैसे हमारे यहाँ का एक ही तत्व के 2 रूप हैं, आधा स्त्री तत्व आधा पुरुष तत्व, वैसे ही एक ही सत्ता के 2 रूप हैं, आधा रियलिटी आधा लैंग्वेज। स नाम रूपे व्याकरोत, ये छांदोग्य उपनिषद का है कि उसने ही सत्ता और भाषा के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया। इसीलिए भाषा को हमेशा स्त्री से जोड़ा जाता है और सत्ता को पुरुष से। तो भाषा मतलब भाषा को क्या कहा? वाक तत्व। वेद में शब्द है वाक तत्व, यानी लैंग्वेज एज द कॉज ऑफ दिस लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, वाक तत्व। और दूसरा वाक के फॉर्म। तो एक ही वाक तत्व के सभी भाषा के रूप उसकी अभिव्यक्ति है। इसीलिए आप संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं तो भी वही बोल रहे हैं, और अवधी बोल रहे हैं तो भी वही बोल रहे हैं। एक रोचक कहानी है कि एक बार रविदास जी को पकड़ लिया सिकंदर लोदी ने, क्योंकि वो तो मूल को पकड़ते थे। तो रविदास के उस समय लाखों के फॉलोअर्स थे, राजा बहुत सारे शिष्य थे, मीराबाई शिष्या थी, तो सबको पता है। तो सिकंदर लोदी कहा कि आप कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो हम आपको कत्ल करेंगे। तो रविदास जी का जो विचार है ये सबको पढ़ना चाहिए, और ये मैं एक इसलिए बता रहा हूं कि सभी संतों का पढ़ना चाहिए। वही विचार सभी संतों के मिलेंगे आपको। रविदास जी ने सिकंदर लोदी का कहा कि सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो नहीं जाने वेद को वृथा करे बकवाद। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर क्यों मैं पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाई पर धर्म न जाई। कुरान बहिष्ठ न चाहिए मुझको हूर हजार, अभी तो 72 हूर है, वो तो 1000 तक पहुंच गए। कुरान बहिष्ठ न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागो नहीं जो गल चले कटार। वेद धर्म है उत्तम धर्मा, करी कल्याण मिटावे भड़मा। ये कह के और फिर सारे राजाओं का इतना प्रेशर हुआ सिकंदर लोदी पे, उसको छोड़ना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि संत की कोई भी भाषा हो,
और यही तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मैं मराठी में वेद लिख रहा हूं, किसी को गलतफहमी ना हो कि मैं कुछ और लिख रहा हूं। यही जो है वो महाराष्ट्र के जितने संत हैं सब के सब यही भाषा बोल रहे हैं। शंकर देव जी यही बोल रहे हैं, गुरु नानक जी भी यही बोलते हैं। आप जितने संतों की भाषा देखें, कबीर दास कहते वेद कतेव कहो क्यों झूठा झूठा जो न विचार है। हम वेद को झूठा क्यों कहें? वेद झूठा तो हुआ जो वेद पे न पढ़ता है न विचार करता है। तो कहने का मतलब है कि भाषा क्या है? एक वाक तत्व है, बाकी भाषा के सभी फॉर्म हैं। इसीलिए हम एक ही अभिव्यक्ति सभी भाषा को मानते हैं। इसीलिए भाषा में कभी भारत में विवाद नहीं रहा। अब किसी भी भाषा में कोई बोले, जीवन का सारा काम वो भारतवर्ष में घूम के कर सकता है। एक तमिल बोलने वाला व्यक्ति पूरे उत्तर भारत में घूमता है, एक शब्द का भी संवाद नहीं होता, लेकिन हाव भाव से सारे काम हो जाते हैं। यही उत्तर भारतीय रामेश्वरम जाते हैं तो कोई जवाब नहीं देता तमिल में, लेकिन एक भी काम रुकता नहीं। तो ये जो भारत की भाषा संबंधी दृष्टि है, इसको भी समझना चाहिए कि एक लैंग्वेज के बाद दूसरे लैंग्वेज को हेट करने वाला यूरोप, भारत में जो राष्ट्र का सिद्धांत है उसमें है कि किसी भी भाषा में बोले हमारे लिए आदरणीय है। और संस्कृत एक लिंक लैंग्वेज में रहा है, इसको भी ध्यान में देना जरूरी है। क्योंकि आदि शंकराचार्य जब पूरे देश में घूम रहे थे और 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया तो मलयालम में नहीं किया। मलयालम में तो उनका एक शब्द भी नहीं रचा हुआ। रामानुजाचार्य जब तमिलनाडु से निकले तो पूरे भारत में घूमे तो किस भाषा में संवाद किया? संस्कृत में संवाद किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से निकले तो पूरे भारतवर्ष में किस भाषा में संवाद किया? संस्कृत में संवाद किया। और स्वामी विवेकानंद जब भारतवर्ष में घूमे तो किस भाषा में संवाद किया? उस समय तो न अंग्रेजी लोग जानते थे, न क्षेत्रीय भाषा एक दूसरे को नहीं जानते थे। केवल अधिकतर संस्कृत में संवाद किया है। इस संस्कृत को यूरोप ने, अंग्रेजों ने पूरे बाहर कर दिया, यूनिवर्सिटी सिस्टम से हटा दिया। और आज हमारी ये स्थिति बनी हुई है कि हम धर्म को रिलीजन बोल रहे हैं। हम वो सारे चीज को अंग्रेजी शब्द के द्वारा ही समझना चाहते हैं और समझ के अपने अर्थ को खत्म कर देते हैं, अपनी चिंतन परंपरा को खत्म कर देते हैं। मैं एक मिनट सिर्फ लेके कि यूरोप में भी 2 ट्रेडिशन है, ये भी ध्यान देने की बात है। एक ट्रेडिशन स्कॉलर्स की, टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट तो संस्कृत के विद्वान थे। वो तो लिखते हैं कि मैंने संस्कृत प्रॉपर पढ़ाई की है। वो तो लिखते हैं कि भारत के ज्ञान का मेरी कविता पे प्रभाव है। वेस्टलैंड को तो ओम शांति 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 से अंत करते हैं। विलियम ब्लेक हैं, एल्डोस हक्सले हैं, ऐसे पूरे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं। आपके संस्कृत भाषा को पढ़ के वर्नर हाइजेनबर्ग, रविन्द्रनाथ टैगोर से जब आके भारतीय दर्शन पढ़े थे तब क्वांटम फिजिक्स को स्टैब्लिश किया था। इरविन श्रोडिंगर को तो वेदांती साइंटिस्ट ही माना जाता है। उनकी तो बुक है बेसिक व्यू ऑफ वेदांत। ये क्वीन फ्रेडरिका है, ग्रीस की महारानी, हाई एनर्जी फिजिक्स में उनकी पीएचडी है। वो बोलती है कि मेरा जो निष्कर्ष है वही निष्कर्ष है जो वेद का निष्कर्ष है। इसीलिए मैं शरीर से ग्रीक हूं लेकिन आत्मा से अपने को भारतीय मानती हूँ। और मुझे भारतीयों से जलन होती है कि उनको ये ज्ञान फ्री में मिला हुआ है, हम लोगों को इतनी मेहनत करके हासिल करनी पड़ती है। नील्स बोर दिन रात उपनिषद पढ़ते थे, जो जॉन रीडर पढ़ते, ये सब जो जनक हैं आधुनिक विज्ञान के, ये पढ़ते हैं। इकोलॉजी जो इसमें शब्द आया है, इकोलॉजी शब्द आया कहां से? जर्मनी जब भारत का ज्ञान गया डारा सिकोव के थ्रू, जो शोपेनहावर के थ्रू, उसके बाद एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल है जो वहां कहते थे कि प्रकृति जड़ है। तो पहली बार जर्मन बायोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च शुरू किया कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मैन, और कहे तो ज्यादा ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। तो टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अदर देन ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज इकोलॉजी। 1866 का क्वाइन किया हुआ है। बाद में डीप इकोलॉजी बढ़ा तो आर्नियल नेस जो है वो उपनिषद गीता के विद्वान हैं, जो नॉर्वे के थे, और वो उपनिषद को कोट कर करके कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा कैसे करें। कहने का मतलब है कि जितना आज आप देख रहे हैं, हम अपने ज्ञान को नहीं समझने के कारण, हम अपनी भाषा को नहीं समझने के कारण, हम बहुत सारी चीज ऐसी देख रहे हैं कि जो भारत के थ्रू गया है उसको हम यूरोपियन मानते हैं।
और कई ऐसी नकल कर रहे हैं जो बहुत आत्मघाती है, लेकिन बिना सोचे समझे नकल करते हैं। जैसे एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं कि अभी हमारी स्त्रियां जो है वो पति का सरनेम लगाने लगी। आप एक भी पूरी भारतीय परंपरा में दिखा दे कि हमारे यहाँ पति का सरनेम लगाने की परंपरा है। हमारे यहाँ 3 के आधार पे ही नामकरण होते रहे, या तो माँ के नाम पे, या पिता के नाम पे, या उस स्थान के नाम पे। तो कुंती से कौंते, पृथा से पार्थ, दशरथ से दाशरथी, गर्ग से गार्ग्यायनी, और बाकी कोई जगह का नाम होगा तो वो भी आपको मिलेगा। अब हम 50-100 वर्षों से हमने क्या किया कि ज्यादा अंग्रेजी पढ़ के वो जो वोमेन इज सबऑर्डिनेट टू मैन, इसीलिए वोमेन को मैन का सरनेम लगाना कंपलसरी है वहां पर, क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का मामला है। भारत में तो पुरुष को देव, स्त्री को देवी, क्योंकि दोनों देने में लगे रहते हैं, पूरे परिवार के लिए जीवन दे देते हैं। तो इसलिए देने के कारण एक को देव, दूसरे को देवी, देवा और देवी दानात। इसको हम अंग्रेजों ने बना दिया कि देवी लगाना मतलब बैकवर्ड हो गया, और पुरुष का सबऑर्डिनेट होके सरनेम लगाना फॉरवर्ड हो गया। ये चीजें जो हैं इसको हमें जागृत होने की जरूरत है कि कौन चीज अपनाएं। वेद के ऋषि ने कहा आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, दुनिया की अच्छी चीज हो तो कोई लें, लेकिन पुरुष का सरनेम लगा के तो सबऑर्डिनेट ना डिक्लेयर करें अपने को। तो ये सब जो, क्योंकि हम अपना ज्ञान को, अंग्रेज यही चाहते थे कि इनसे हटा देना है और इसके बारे में ऐसे नैरेटिव क्रिएट करना है कि इनको अपने ग्रंथ, अपने ज्ञान से नफरत हो, और हमारी जो सरी गली चीजें हैं उसी को ये मान के मॉडर्निटी में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मैं समय की जो एक है, इस पे तो 2-4 घंटे बाद बात बनती है, लेकिन समय की मर्यादा के आधार पे मैं यही बताना चाह रहा कि इस दृष्टि से आप भारत को देखें, इस दृष्टि से भारत का ज्ञान जहां जहां गया है उसको देखें। और आपको मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि भारत का ज्ञान पूरी दुनिया में गया है, पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा गई है। और अभी जो हम कंटिनेंट की बात करते हैं, जो और रिसर्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पुराण विद्या पढ़ें, क्योंकि भारत का भूगोल क्या है, भारत कैसे 2000 वर्ष से ट्रेड कर रहा है, वो तो कंटिनेंट के बेस पे नहीं कर रहा है ना, उसका अपना मैपिंग रहा है। इसी को अपने यहाँ सप्तद्वीपा बसुमती कहते हैं कि 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुश द्वीप, 7 द्वीपों में भारत ने कैसे पृथ्वी को देखा है, उसके आधार पे पूरी मैपिंग कैसे रही है, और हजारों हजार वर्ष से ट्रेड कैसे चला है। तो ये भी अध्ययन का विषय है, ये सब आपके ज्ञान में, ग्रंथ में उपलब्ध है। तो इन सब को लें और इस दृष्टि से भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान समझें। तो मुझे यहाँ अवसर देने के लिए कोटि धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात